हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे मेन हेडलाइन बनाया है दैनिक जागरण ने, वो बनाया है कि मेड इन चाइना ही है कोरोना वायरस। देखिए, ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक और नॉर्वे के वैज्ञानिक ने ये रिसर्च में पाया है कि ये जो वायरस है वो चीन के वुहान लैब से ही निकला है और इसको चमगादड़ पर ही शोध के तहत निकाला गया था। तो ये सब बातें इस हेडलाइन में लिखी गई है। जैसा कि विश्व समुदाय पहले ही आशंका जता रहा था और इस पर कई टिप्पणियां भी करी गई थी और WHO को इस पर दबाव के तहत चीन के वुहान शहर में लैब में भेजा गया था और फिर से अब वहां पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इन सब के बीच जो ये स्टेटमेंट आया है, इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता करता है कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से ही निकला हुआ है। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन ने अपने नए अध्ययन में कहा है कि कोरोना वायरस को चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान की लैब में ही तैयार किया है। इसके बाद इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से छिपाने की कोशिश की गई है, जिससे यह लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। इन दोनों के अध्ययन के हवाले से डेली मेल ने कहा है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि नोवेल कोरोना वायरस सॉर्स कोव 2 प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, यानी कि ये पैदा किया गया है, ये कोई भी नेचुरल डिसीज नहीं है। वुहान की लैब में गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। इसे यह प्रोजेक्ट प्राकृतिक वायरस में फेर बदल कर उन्हें अधिक संक्रमण बनाने से जुड़ा है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गैर कानूनी घोषित किया हुआ था। इस शोध के अध्ययन से यह दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने पहले वहां की गुफा में रहने वाले चमगादड़ों से प्राकृतिक कोरोना वायरस निकाला और फिर स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कर इसे बहुत ही घातक और तेजी से फैलने वाला वायरस बना दिया। और सैंपल में यह दावा किया गया है कि शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के सैंपल में एक यूनिक फिंगरप्रिंट खोजा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसा लैब के वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही संभव होता है। यानी कि इसमें पुख्ता सबूत दिए जा रहे हैं कि ये वायरस चीन के वुहान शहर से ही निकला है। अब इसमें जो 2 पॉइंट मतलब हेडिंग बनाई गई है कि ऐसे बनाया गया वायरस को घातक और अध्ययन की खास बातें। तो पहले हम ऐसे बनाया गया वायरस को घातक देख लेते हैं कि चीन ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए प्राकृतिक कोरोना वायरस पर रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन का लिया सहारा। में गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी वैज्ञानिकों ने तैयार किया वायरस जो इस महामारी की वजह बना है। चमगादड़ों से वायरस के प्राकृतिक रूप से चीनी वैज्ञानिकों ने छेड़छाड़ की और नए रूप में वायरस को और घातक बना दिया। अब इसमें जो अध्ययन की खास बातें हैं उसे देख लेते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट दिए गए हैं कि चीन की लैब ने जानबूझकर डाटा नष्ट किया है, दुनिया से छिपाने की कोशिश की और उसमें छेड़छाड़ की है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले वैज्ञानिकों को चीन ने या तो चुप करा दिया या गायब करा दिया। वायरस तैयार करने के लिए उपकरण बनाए, इसमें अमेरिकी यूनिवर्सिटी के काम करने वाले वैज्ञानिक भी शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज है कि जो 7 दशक में नहीं हुआ था वह 7 साल में हुआ है। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी मन की बात कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात में कहा कि 7 साल पूरे हो चुके हैं गवर्नमेंट को और हर किसी के सहयोग से कोरोना के खिलाफ जंग भी हम जीत लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने बोला है कि ये एक चुनौती है जो भारत के सामने आई है और ये इस समय गौरव का क्षण है कि भारत इस पर विजय प्राप्त कर रहा है। जो 7 दशकों में नहीं हुआ, अब वो भारत धीरे धीरे हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। इसका बड़ा कारण है कि सरकार व जनता से भी आगे बढ़कर देश ने एक टीम के रूप में कार्य किया है। भारत अब दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है और सामूहिक शक्ति से हर तूफान से बाहर आकर खड़ा होता है। कोरोना से भी हम सब मिलकर जीत हासिल करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जून में उपलब्ध होंगे टीके के 12 करोड़ डोज। देखिए, अभी तक जितने भी टीके लगाए गए हैं, यानी कि पूरे देश में अगर हम बात करें, जो 16 जनवरी से एक टीके का महाअभियान चल रहा था, तो अभी तक 21 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि जून में 12 करोड़ डोज लगा दी जाएगी। उसके मतलब लगभग 11 करोड़ 96 लाख डोज लगा दी जाएगी। उसके बाद 31 जुलाई तक 51.6 करोड़ डोज के हिसाब से देखें तो जुलाई में फिर 18 करोड़ डोज लगा दी जाएगी। यानी जून में 12 करोड़ डोज,
जुलाई में 18 करोड़ डोज लगा दी जाएगी। तो अगर ये इस स्पीड से भी अगर ये चलेंगे तो भी इन्हें लगभग 6 महीने का वक्त लग जाएगा पूरी इंडिया को, पूरे देश को वैक्सीनेट करने में। अब ये अभी तक कोई टेंडर पास नहीं हुआ है, कोई सर्कुलेशन नहीं आया है कि आप किस तरीके से इसको वैक्सीनेट करेंगे पब्लिक को, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं और कहा है कि जितना वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है उसका 60% अकेले जून में हम कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैंक ग्राहकों को फिर मिल सकती है मोरेटोरियम की सुविधा। अब ये मोरेटोरियम क्या है? मोरेटोरियम होता है कि जो व्यक्ति या जो संस्था ईएमआई देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मंथली किस्त देते हैं, ब्याज की किस्त देते हैं, उनको उस ब्याज की किस्त में कुछ समय के लिए छूट दी जाती है और जब वो छूट दी जाती है तो उनके क्रेडिट स्कोर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे ही मोरेटोरियम कहा जाता है कि जब बैंक द्वारा आपकी ईएमआई को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, उस पर छूट दे दी जाए और आपको ब्याज ना देना पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपकी गुडविल भी बनी रहे बैंक में, तो इसको ही मोरेटोरियम कहा जाता है, जैसा कि पिछले लॉकडाउन में 6 महीने तक का दिया गया था। फिर से चर्चा हो रही है कि इस बार भी ऐसा किया जाए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसा कि पिछली बार सबको दे दिया गया था मोरेटोरियम की सुविधा, इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। इस बार मोरेटोरियम की सुविधा किसे दी जाएगी? तो इस बार मोरेटोरियम की सुविधा 10 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले सभी कर्जदारों के लिए सभी बैंकों की तरफ से समान राहत स्कीम लागू की जा रही है। और इसमें यह भी कहा गया है कि माह की शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से घोषित स्कीम के आधार पर 25 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वाले ग्राहकों को आसानी से कर्ज चुकाने के लिए ज़्यादा समय दिया जा रहा है। साथ ही बैंक ग्राहकों की समस्या और ज़रूरत को देखते हुए मोरेटोरियम की सुविधा भी दे सकते हैं। अब इसमें जो भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए के अध्यक्ष राजीव किरण राय हैं, उन्होंने बताया है कि कर्ज अदायगी में राहत देने के लिए बैंकिंग लोन को 3 वर्षों में चिन्हित किया गया है। 3 वर्गों में चिन्हित किया गया है। 10 लाख रुपए तक के लोन 10 लाख से 10 करोड़ और फिर 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक के लोन, इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बैंक की तरफ से 10 लाख रुपए तक के लोन अकाउंट के लिए समान मानक अपनाया जाएगा। बैंकों ने इस श्रेणी के ग्राहकों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब उन्हें सूचना भेजकर पूछा जा रहा है कि वे राहत स्कीम का फायदा उठाने को तैयार है या नहीं। इस श्रेणी के ग्राहक बैंकों की वेबसाइट पर जाकर या निकटतम शाखा में जाकर स्कीम स्वीकार करने की अपनी सहमति दे सकते हैं। सभी बैंकों में एक जैसे ही फॉर्म रखे गए हैं ताकि ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। कोरोना की दूसरी लहर से आम जनता और छोटे व मझोले कारोबारियों पर आए बोझ को दूर करने के लिए इस कदम को उठाया गया है और इससे काफ़ी मदद भी मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है थल सेना प्रमुख एमएम नरवाने का, जिन्होंने बोला है कि क्वाड सैन्य संगठन नहीं, कुछ देशों की आशंका निराधार है। और मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो क्वाड संगठन है वो कोई सैन्य प्रमुख यानी कि सेना का संगठन नहीं है, वो राजनीतिक संगठन है और इस पर जो लोग कुछ देश आपत्ति जता रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने ने कहा है कि कुछ देश निराधार आशंका को बढ़ाने के लिए क्वाड को सैन्य गठबंधन बता रहे हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड देश में कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं। उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड का मकसद सैन्य गठबंधन बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बहुलतावादी समूह तैयार करना है। और जनरल नरवाने ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि सैन्य गठबंधन बनाने की क्वाड की ना तो कोई इच्छा है और ना ही इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है। कुछ देश क्वाड को सैन्य गठबंधन बता रहे हैं, उनका यह डर निराधार है। अपनी आशंका को साबित करने के लिए उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। चीन क्वाड की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि यह गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसे सीमित रखना चाहता है। इसके अलावा रूस भी क्वाड की आलोचना करता रहा है। उसका मानना है कि यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता के समावेशी संवाद के लिए हानिकारक होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है
जलापूर्ति के लिए केंद्र ने जारी किए 6,000 करोड़ रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि केवल 15 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूर करने के साथ जारी की गई है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में अभी तक कोई मसौदा नहीं भेजा है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत इसके 93% धन का उपयोग जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे पर किया जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में पेयजल की समस्या बढ़ने लगी है। इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना को कारगर तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें राज्यों का पूरा सहयोग लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का अंशदान जारी करते हुए शेष राज्यों से तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा है, ताकि उनके हिस्से की राशि निर्गत हो सके। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम, और नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है विश्व स्वास्थ्य संगठन में बदलाव का वक्त, और ये आर्टिकल लिखा है सेबी व एलआईसी के पूर्व चेयरमैन जीएन वाजपेयी द्वारा। आर्टिकल में WHO को क्रिटिसाइज किया गया है और उसे बताया गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से किस तरीके भागा, उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया, और उसमें किस तरीके के बदलाव की अब कोशिशें जारी करनी चाहिए, यानी कोशिश की जानी चाहिए। तो वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को साकार रूप देने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बिरादरी जुटी, तो एक वैश्विक स्वास्थ्य संस्था के गठन का विचार भी उनके विमर्श के केंद्र पर था। इस प्रकार 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अस्तित्व में आया 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। महामारी नियंत्रण, क्वारंटाइन उपाय और दवा मानवीकरण जैसे विशिष्ट कार्य उसे पूर्ववर्ती लीग ऑफ नेशंस से विरासत में मिले। पेरिस स्थित इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ का भी WHO में ही विलय हो गया। तब से अब तक वैश्विक परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अध्याय 7 के अनुप्रयोग का तत्काल विस्तार होने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसके अभाव में WHO एक निष्प्रभावी संस्था बना रहेगा। समय की मांग है कि WHO को सुरक्षा परिषद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसी शक्तियां प्रदान की जाएं। ऐसा न किए जाने से WHO अपने समक्ष उत्पन्न गंभीर चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 जैसी महामारी में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जैसे जोखिम उत्पन्न हुए हैं, वे किसी भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग या आतंक के वित्तीय मदद पहुंचाने जैसे खतरों से जरा सा भी कम नहीं है, और WHO उसमें पूरी तरीके से विफल रहा है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्य करती है। कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी भूमिका को लेकर यह संस्था चर्चा के केंद्र में रही है। संयुक्त राष्ट्र तंत्र और WHO को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुभव से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उसे जन स्वास्थ्य को लेकर व्यापक नियमों के मानक बनाने होंगे। भविष्य में संभावित महामारियों के प्रबंधन और उनसे निपटने में सदस्य देशों की अपेक्षाओं को इन मानकों के अनुपालन में इन देशों के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराने के साथ साथ अनुपालन न करने की स्थिति में प्रतिबंधों का प्रावधान करना होगा। मामले की गंभीरता को लेकर जागरूकता का प्रसार और भविष्य में संभावित महामारियों के जोखिम को घटाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। इस ढांचे में सदस्य देशों का दायित्व भी स्पष्ट रूप से रेखांकित होना चाहिए, जो स्वतंत्र जांच पड़ताल के लिए संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े उपलब्ध कराएं। हमें राष्ट्र राज्य प्रभुत्व का निर्माण और उसे सशक्तिकरण के साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन का संरक्षण भी संबद्ध करना होगा। मौजूदा महामारी के प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि भविष्य में दस्तक देने वाली महामारियां और तबाही ला सकती हैं। यहाँ तक कि कम प्रभावित क्षेत्रों को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कारगर वैश्विक ढांचे और सहयोग समन्वय में ही साझेदारी निहित है। नेक्स्ट है निज भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत, और ये आर्टिकल लिखा है पूर्व प्रशासक एवं शिक्षाविद प्रेमपाल शर्मा द्वारा। इंजीनियरिंग और जैसे तकनीकी विषयों को अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने का नीतिगत फैसला तो कुछ महीने पहले ही कर लिया गया था, लेकिन अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE
ने भी इस पर मोहर लगा दी है। आने वाले सत्र में शुरुआत के तौर पर पहले 8 भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ में विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा देने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों को कहा गया है। 8वीं अनुसूची की 11 और भाषाएं भी जल्द ही इसमें शामिल की जाएंगी। तकनीकी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था AICTE का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी अंग्रेजी के दबाव से मुक्त होकर मातृभाषा में बेहतर तरीके से अपनी रचनात्मकता को सामने ला पाएंगे। ज्ञात हो कि चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी आदि देशों में तकनीकी शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जाती है, इसलिए उन देशों का ज्ञान विज्ञान दूसरी दुनिया भर में अग्रणी बना हुआ है। यह नीतिगत फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए तुरंत युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। अगला सत्र शुरू होने में देर नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के पहले वर्ष की किताबों को तुरंत इन भाषाओं में उपलब्ध कराने की जरूरत है। यदि हिंदी की बात करें तो इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, आगरा, पटना, भागलपुर, जयपुर, भोपाल और उज्जैन जैसे विश्वविद्यालयों में अधिकांश प्रोफेसर द्विभाषी हैं। पुरानी पीढ़ी के शिक्षकों ने तो लगभग 60% भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित हिंदी माध्यम में ही पढ़ाया है। इसमें सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, शिक्षाविदों, नौकरशाहों और इंजीनियरों की भी मदद ली जा सकती है। विचारधारा और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर इस कार्य में हमें ऐसे विद्वानों को तुरंत शामिल करने की जरूरत है जो विषय भी जानते हों और भाषा भी। उत्तर भारत के कई विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ किताबों के भारतीय भाषाओं के अनुवाद पहले से ही उपलब्ध हैं। यदि शुरुआत ठीक ठाक हो गई तो आने वाले 3 वर्षों के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार अपनी भाषा में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया तो सोचने समझने की चिंतन प्रक्रिया को भी रफ्तार पकड़ने में देर नहीं लगेगी। हिंदी को पढ़ाने के नाम पर कई दशकों से ढेरों संस्था काम कर रही हैं। देश की मौजूदा आर्थिक स्थितियों को देखते हुए यदि जरूरत हो तो केंद्रीय हिंदी स्वास्थ्य संस्था, हिंदी संस्था, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट से लेकर राजभाषा विभाग के बजट को भी अनुवाद और पुस्तकों के इस मिशन में लगाया जा सकता है। आज इग्नू के सारे पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। उनकी गुणवत्ता पूरे देश में सराही गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह पाठ्यक्रम पढ़कर परीक्षार्थी सफल भी होते हैं। जब यह राष्ट्रीय नीति है तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में सबसे पहले होनी चाहिए। इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। जब चीन एक हफ्ते के अंदर 5000 बिस्तरों का अस्पताल खड़ा कर सकता है तो क्या हम अपनी भाषाओं की विरासत, ज्ञान विज्ञान, विद्वानों के बूते अगले 3 महीने में पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते? न भूलें, सुधार की गुंजाइश तो हर समय रहती है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनावश्यक टीका टिप्पणी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ये 12 करोड़ का अभियान जारी किया है कि अगले महीने जून में 12 करोड़ टीके लगा दिए जाएंगे, उसी पर है ये आर्टिकल जिसे हम न्यूज़ के तहत डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो बिजनेस पेज में जो हमारी पहली न्यूज़ है कि बिना गारंटी लोन का दायरा बढ़ा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत MSME को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी 2 करोड़ तक का लोन मात्र 7.5% ब्याज दर पर ले सकेंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत ECLGS के तहत अब तक मिले लोन चुकाने के लिए उद्यमियों को दिया गया समय भी 4 से 5 साल कर दिया गया है। पहले 24 माह तक उद्यमी सिर्फ ब्याज का भुगतान कर सकेंगे और उसके बाद के 36 माह में उन्हें मूलधन देना होगा। ECLGS के तहत दिए जाने वाले लोन के बदले उद्यमियों को बैंकों को किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। पूरी तरह से सरकार की गारंटी वाली इस लोन स्कीम की घोषणा पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इसके तहत MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाना था। इस स्कीम की अवधि इस साल 30 जून को समाप्त हो रही है, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। मंजूर लोन इस साल 31 दिसंबर तक दे दिया जाएगा। ECLGS के तहत अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के लोन आवंटित किए जा चुके हैं। GST कंपनसेशन पर चर्चा के लिए विशेष बैठक की मांग। विपक्ष शासित 3 राज्यों ने GST कंपनसेशन पर चर्चा के लिए GST काउंसिल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनसेशन को लेकर 28 मई की काउंसिल की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। विशेष बैठक केवल इसी विषय पर चर्चा के लिए बुलाई जानी चाहिए। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने भी कहा है कि राज्यों को GST में
20 से 50% तक की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में राजस्व की स्थिति को लेकर हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए। अप्रैल तक पंजाब को जो कंपनसेशन मिला है वह 5,000 करोड़ रुपए से कम है। विपक्षी शासित सभी राज्यों ने कहा है कि कंपनसेशन को लेकर केंद्र की ओर से तय अनुमानित राशि ज़्यादा होनी चाहिए। मौद्रिक नीति और आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी नजर। ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के रुख और कुछ बड़े आर्थिक आंकड़ों पर इस हफ्ते निवेशकों की निगाह रहेगी। ये न्यूज़ शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण के मामले और वैश्विक घटनाक्रम भी बाजार की चाल पर असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तिब्बत को चीनी प्रांत बनाने की कोशिश। तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री लोपसंग सांगे ने चेतावनी दी है कि चीन तिब्बत को अपना प्रांत बनाना चाहता है। तिब्बतियों का उत्पीड़न भी जारी है। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में सांगे ने कहा कि तिब्बत में लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही है, तिब्बतियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित कर मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कवियों, कलाकारों और गायकों को भी तिब्बत कला के निर्माण के लिए यातनाएं दी जा रही हैं। आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की तस्वीर प्रदर्शित किए जाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सांगे फिलहाल तिब्बत के मामले में अमेरिका के दौरे पर हैं। वह बाइडेन प्रशासन से उस मुद्दे पर वार्ता करेंगे। तो ये आज का यानी कि 31 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।